हेलो एवरीवन, सो ऑन व्यूअर्स डिमांड हम कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी लेके वीडियो लेकर के आए हैं। ऑल्दो ये बहुत 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 इजी है और मतलब एक अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो आपको फ्री के नंबर एक तरीके से इसमें मिलते हैं। ठीक है, बस क्या होता है कि ना जब हमारे पास एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो हमसे एक बेसिक से फार्मूलाज भी कैलकुलेशंस भी नहीं होती है, वो चीज़ अलग है। बट मैं वो बोलूँगी अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सबसे पहले फ्रेश माइंड से इसको कंप्लीट कर देना है कि आपके इजी इजी नंबर्स जो हैं वो पूरे हो जाएँ। ठीक है, और एकदम रिलैक्स होकर काम करोगे तो हो जाएगा। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? दिस इज़ टू कंपेयर द पास्ट ईयर डेटा, जिससे हमारा पास्ट ईयर डेटा भी कंपेयर हो जाए, उसके लिए हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। दिस इज़ द फाइनेंशियल टूल which uses to compare the data of different years, उसको हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि जिससे हमारा पास्ट ईयर्स और डिफरेंट ईयर्स का भी डाटा से कंपैरिजन हो जाए, तो वो हमारा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। यूजेस क्या होते हैं? इससे हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। और जनरली मैं बताऊँ तो ये बहुत जगहों पे देखा जाता है। जन आपको कुछ भी डिसीजन मेकिंग करनी हो, कुछ भी हो गया, आप एक तरीके से एवरेज लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको हर जगह ही मोस्टली आपको देखने को मिलता है ये चीज़। ठीक है, टू चेक द बिजनेस ग्रोथ एंड द डिक्लाइन, कि बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, ये डिक्लाइन हो रही है, इससे एक तरीके से आपको ग्राफ पता चल जाता है सॉर्ट ऑफ। ठीक है, और इसी से ही आप अच्छा डिसीजन भी बना सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस अभी ग्रोइंग स्टेज पे है या डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, या कब तक कब कब बढ़ रहा था, कब कब घट रहा था, क्या रीजंस आ गए, क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए, वो सब आप उससे एंटिसिपेट कर पाते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप सबने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे सबके जो बिजनेसेस थे वो थोड़ा डिक्लाइन होने लग गए थे। वो 3 से 4 साल का जो बीच में गैप आया था, वो उसमें वो डिक्लाइन ही हो रहा था। सो अगर हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स या बैलेंस शीट्स भी ऐसे दिखाएंगे अपनी, तो वो चीज़ वहाँ से उसको रेप्लिकेट करेगी। ठीक है, इसमें फॉर्मेट हमारा क्या रहता है? हम एक तो बैलेंस शीट को कंपैरेटिव दिखा सकते हैं और इनकम स्टेटमेंट को दिखा सकते हैं, और हम जनरली दोनों को दिखाते ही हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या दिखाते हैं? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द अमाउंट दिखाते हैं और परसेंटेज चेंज दिखाते हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज ऑन बेसिस ऑफ द बेस ईयर। ठीक है, फॉर्मूला हमारा होता है परसेंटेज चेंज का, वो होता है चेंज इन अमाउंट, कि जितना चेंज हुआ है अपॉन में प्रीवियस ईयर या बेस ईयर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो ये हमारा किसके लिए होता है? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होता है। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमारा क्या होता है? एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज टू कंपैरिजन बेटर। अब इसमें हम कैसे होता है कि जिसमें परसेंटेज होती है उसमें परसेंटेज निकालते हैं, इसमें परसेंटेज निकालते हैं, बट इसकी परसेंटेज थोड़ी डिफरेंट होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। इसकी वेल डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द कंपैरिजन in percentage form so that the size difference would not be ignored to analyze it better। ये जो हमारी कॉमन साइज स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये कंपैरिजन करने के लिए होती है, और ये ना परसेंटेज जो होती है वो साइज़ को दिखाने के लिए होती है, कितना परसेंटेज चेंज आया फॉर द होल कंप्यूटेशन ऑफ द, मैं बोलूँ कंप्यूटेशन बोलो या फॉर अ होल एक बिजनेस लेवल या कंपनी लेवल बेसिस पे। ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे ये दिखाती है, मतलब ये साइज़ को ध्यान रखती है। साइज़ से हमें ज़्यादा पता चल पाता है कि किसके बेसिस पे कितना क्या चीज़ चेंज आई, वो सब चीज़ें इसमें होती है, और इससे एनालिसिस जो होता है हमारा कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और इसके यूजेस क्या होते हैं? ये हमारा इंडस्ट्री के कंपैरिजन के लिए होता है। इवैल्यूएट द बिजनेस परफॉर्मेंस, पूरी बिजनेस की परफॉर्मेंस से पता चल जाती है। रेशियोज़ हमारी इससे बहुत पता चल जाती है कि एडल रेशियोज़ हैं नहीं है, सब चीज़ें इसमें हमारी पता चल जाती हैं। ठीक है, टू कंपेयर द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिटवीन द डिफरेंट कंपनीज, हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि क्या क्या कंपटीशन रही हैं, कैसे ऐसे फंड रेज कर रहे हैं, कितना लेवल ऑफ डेट है, कितना लेवल ऑफ इक्विटी है फॉर द ओवरऑल लाइबिलिटीज़। ये सब चीज़ें हमें इससे बड़ी जल्दी पता चल जाती है, मतलब हमें इसके लिए सेपरेट कैलकुलेशन करनी नीड नहीं है इफ़ वी आर हैविंग कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अस। ठीक है, फॉर्मेट हमारा होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट का। ऑल आइटम शोन एज द परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स रेवेन्यू, टोटल एसेट्स के बेसिस पे ही ये हमारी पूरी परसेंटेज हमारी इसकी निकलती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा कॉमन साइज परसेंटेज
इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल आइटम अपॉन में बेस आइटम इंटू 100। यहाँ बेस आइटम जो है आप यहाँ पे टोटल एसेट्स का लेके चलते हैं, ठीक है। सो इंडिविजुअल आइटम अपॉन में बेस आइटम और द टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अबे हम एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स भी एक बार उन्होंने बोला था तो मैंने एग्जाम्पल्स भी कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। और बेसिक्स लिए कि जिससे हमें समझ आ जाए, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सब कर लेंगे और बहुत इजी कैलकुलेशन होती है, बस अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। वही कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने बताया। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये कुछ पर्टिकुलर्स हैं बैलेंस शीट के, ठीक है। और यहाँ पर हमारे डिफरेंट ईयर्स का डेटा दे रखा है, 2023 एंड 2024, ठीक है। फिक्स एसेट्स हमारी थी 1,50,000 23 में, वो हमारी हो गई 2024 में 1,80,000। करंट एसेट्स हमारी थी 50,000, वो 2024 में हो गई 70,000। टोटल एसेट्स हमारा जो था वो 2 लाख का था, 2024 में 2,85,000। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है हमारी 1 लाख की थी, 2024 में 1,20,000 हो गई, ठीक है। सरप्लस रिवेन्यू एंड सरप्लस हमारा 30,000 था, 2024 में 50,000। करंट लायबिलिटीज़ हमारा 70,000 और 2024 में 80,000 हो गया। वही टोटल लायबिलिटीज़ भी हमारी 2 लाख और 2,50,000 हो गई। आप इससे भी अपना चेंज बता सकते हैं कि कितना कितना चेंज हुआ। चेंज हमने कैसे किया, हमने जो भी हमारा रिसेंट ईयर है, करंट ईयर है, माइनस प्रीवियस ईयर किया। 1,80,000 में से 1,50,000 माइनस किया तो हमारा चेंज आ गया 30,000। 70,000 में से 50,000 माइनस किया, आपका आंसर आ गया 20,000, ठीक है। ओवरऑल टोटल एसेट्स में 2,50,000 का सम था 2024 में, उसमें से 2 लाख माइनस किया, आपका आंसर आ गया 50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा था 1,20,000, 1,20,000 में से हमने 1 लाख माइनस किया, हमारा आंसर आ गया चेंज में इंक्रीज़ हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 से, ठीक है। 50,000 हमारे पास 2024 में था, 2023 में जबकि 30,000 ही था, तो हम कह सकते हैं कि 20,000 इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और हम करंट लायबिलिटीज़ देखेंगे तो 80,000 हमारे पास 2024 में है, 2023 में हमारा 70,000 है, तो हम कह सकते हैं 10,000 हमारा इंक्रीज़ हुआ है करंट लायबिलिटीज़। और टोटल लायबिलिटीज़ भी हमारा 50,000 से इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। इसकी हमने फिर क्या निकाल ली, परसेंटेज निकाल ली। परसेंटेज क्या निकालते हैं हम, हमें पता ही है फॉर्मूला, चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100 करा तो हमारा 20% आ गया, ठीक है। 20,000 अपॉन में 50,000 किया हमने, मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारा 40% आ गया। 20,000 अपॉन में हम बोल सकते हैं 1 लाख किया, मल्टीप्लाई बाय 100 हमारा 20% आ गया। उसी तरीके से 20,000 अपॉन में 30,000 किया, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारा 67.67% आ गया। 10,000 डिवाइडेड बाय 70,000 किया इंटू 100 तो हमारा 14.29% आ गया। और वही हमारा 50,000 अपॉन में 2 लाख किया तो 25% आ गया। अब एक चीज़ ये है, पता सबको होता है, वही मैं बात बोल रही हूँ, मेन हमारा उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड की टेस्ट होता है, तो हमें अपने आप को क्लियर रख के चलना है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट की परसेंटेज का टोटल जो होता है वो हम यहाँ से नहीं कैलकुलेट कर सकते कि हमारा टोटल एसेट्स जो है उतनी परसेंटेज ही दिखाएगा, क्योंकि हमने जो कंपैरिजन किया है वो 2 डिफरेंट ईयर्स में किया है, रेदर देन हमने अपने ही एक फर्म की कुछ बेस आइटम के साथ उसका कंपैरिजन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20 + 40 हमारा 60 होना चाहिए, बट हमारा टोटल एसेट्स का सम 25 आ रहा है। ये पता होती है, बट मैंने आपको ये बात फिर से बता दी, कहीं हम कंफ्यूज ना हो जाए पेपर के टाइम पे, ठीक है। कॉमन साइज बैलेंस शीट स्टेटमेंट में क्या होता है, हमें जैसे ये बैलेंस शीट की पर्टिकुलर्स दे रखी हैं, ठीक है। अब हमें उसकी परसेंटेज निकालनी है। उसका फॉर्मूला हमारा होता है ऑल द आइटम्स अपॉन में टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो हमारी ऑल द आइटम्स ये रही हमारी 1,80,000, 70,000, 2.5 लाख, 1,20,000, 50,000, 80,000, 2.5 लाख, ठीक है। ये हमारा एसेट्स का वाला था, टोटल एसेट्स, और यहाँ हमारा टोटल लायबिलिटीज़ है। फिक्स एसेट, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, रेवेन्यू एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज़, टोटल कैपिटल, से सब हमें ऐसे दिया हुआ है। हमने परसेंटेज निकाल ली, ठीक है। मतलब हमने कैसे किया, 1,80,000 अपॉन में 2,50,000 तो हमारा 72% आ गया, ठीक है। 70,000 अपॉन में 2,50,000 हमारा आ गया 28%, ठीक है। और हमने टोटल एसेट का ही टोटल एसेट के साथ किया 100% आ गया, ठीक है।
तो अगर आप देखोगे दोनों का सम करके आपका 100 आ रहा है। अगर आपको चेक करना है कभी कैलकुलेशन करते वक्त हमें क्विक कैलकुलेशन करनी होती है। मैं जैसे यहाँ पे 72 निकाला और मेरे पास टाइम नहीं है, इफ़ वैसे तो आप निकालेंगे, अगर टाइम नहीं है एक बार को तो आप माइनस करके निकाल सकते हैं कि हाँ भाई ये दिस वुड बी 28%। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, ट्रिक्स बता रही हूँ। ठीक है, कि पेपर में अगर टाइम शॉर्टेज हो जाती है तो आपको उसको कैसे कंप्लीट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा है 1,20,000। ठीक है, तो हमने उसका परसेंटेज निकाला डिवाइड बाय 2,50,000, हमारा 48% आ गया। रिवेन्यू सरप्लस हमारा 50,000 है, 50,000 डिवाइड बाय 2,50,000 हमारा 20% आ गया। करंट लाइबिलिटीज़ हमारा 80,000 है, 80,000 डिवाइड बाई 2,50,000 हमारा 82% आ गया। हमें पता है जितना एसेट्स होता है उतना लाइबिलिटीज़ होता है, तो उसका परसेंटेज भी हमारा 100 आ गया। सो ये हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट का था एग्जाम्पल, और ऊपर वाला हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का एग्जाम्पल था। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया हो और आप पेपर में इसे बहुत अच्छे से करके हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।